नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कल शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर आज विधानमंडल दल और कार्यमंत्रण समिति की बैठक होने जा रही है। ये बड़ी खबर, 11 बजे विधानमंडल दल की ये मीटिंग होनी है, 11:30 बजे कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होनी है। दोनों बैठकें विधानसभा में होंगी। वहीं देहरादून से खबर, जहां अब 6 फरवरी को होने वाली धामी कैबिनेट की मीटिंग में बैठक में यूसीसी पर चर्चा होगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होगा। शनिवार को पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यूसीसी पर चर्चा नहीं की गई। यूसीसी को कैबिनेट बैठक में नहीं लाया गया। यूसीसी कैबिनेट में नहीं लाया गया और इसी वजह से अब आपको बताएं कल यूसीसी पास भी नहीं हुआ। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई है, यूसीसी का अध्ययन किया जा रहा है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि अगली कैबिनेट बैठक में यूसीसी लाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही एक और कैबिनेट बैठक होगी, मतलब अलग से कैबिनेट बैठक कराई जाएगी यूसीसी पर चर्चा के लिए। माना यह जा रहा है कि 6 फरवरी को अब अगली कैबिनेट बैठक में कयास लगाए जा रहे थे कि इसी कैबिनेट बैठक में यूसीसी को लाया जाएगा। लेकिन कल से शुरू हो रहा उत्तराखंड विधानसभा सत्र, जिसमें कल बैठक में तो यूसीसी पर चर्चा नहीं की गई, लेकिन अब 6 तारीख से बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा संभव है। विधानसभा का सत्र आहूत है, छोड़ो। आज परंपरा ये रही है कि विधानसभा के सत्र के समय मुख्य सचिव आपको ब्रीफिंग कर, बहुत सारे हमने जो राज्य के जरूरी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। और इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे, ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है। उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और फिर हम ड्राफ्ट लाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अध्ययन की बात कही है। यूसीसी पर अध्ययन चल रहा है। देखिए, कल जो बैठक हुई है उसमें ये उम्मीदें लगाई जा रही थी पूरे राज्य की, ना सिर्फ पूरे राज्य बल्कि देश की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार किस तरह से कैबिनेट में इसको हरी झंडी दिलाकर कल से विधानसभा का जो सत्र शुरू होगा उस पर चर्चा की जानी है। लेकिन कल कैबिनेट की बैठक में ये नहीं लाया गया ड्राफ्ट और ना ही इस पर कोई चर्चा हुई। लेकिन जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अध्ययन किया जा रहा है यूसीसी पर। अब उनके इस बयान के कई मायने हैं। ये भी सोचा जाए कि कल विधानसभा सत्र में इस पर चर्चा की जाएगी या नहीं। इस पर बेहतर जानकारी सुनील नप्रभात मेरे सहयोगी देंगे, जो कि इस समय देहरादून से लाइव मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल का जो दिन था, शनिवार का दिन, पूरे राज्य के लिए बहुत उत्सुकता भरा था, क्योंकि सब ये सोच रहे थे कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा सत्र में अब यूसीसी पर चर्चा की जानी है। लेकिन कल इस पर चर्चा नहीं हुई, ना ही इस ड्राफ्ट को लाया गया। और मुख्यमंत्री ने जो बात कही है कि अध्ययन किया जा रहा है यूसीसी पर, इस बात के मायने क्या लिए जाएं? गुड मॉर्निंग कंचन। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है एक बेहद गंभीर मसला है। 404 वॉल्यूम में ये पूरा ड्राफ्ट है, 750 के आसपास इस पे पेज है। जब मुख्यमंत्री को यानी कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कमेटी की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने ये ड्राफ्ट सौंपा, उसके बाद ये ड्राफ्ट विधि विभाग को भेजा गया है। वो इसका एनालिसिस करेंगे और इसको विधेयक की बिल के फॉर्मेट में लाएंगे, जो विधानसभा में पेश किया जाना है और उससे पहले जिसको कैबिनेट में पेश किया जाना है। कल से यहाँ पर विधानसभा सेशन शुरू होगा। आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि विधानसभा के इस कैंपस में हलचल तेज है, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ देर में कार्यमंत्रणा समिति की मीटिंग होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि 5 फरवरी से यानी कल से जो विधानसभा सेशन होगा उसका क्या क्या बिजनेस होगा, यानी कि उसमें सरकार क्या कामकाज लाने वाली है। यहीं पर अब से कुछ देर बाद विधानमंडल दल के नेताओं की मीटिंग है, जिसमें स्पीकर पक्ष और विपक्ष दोनों से विधानसभा के इस सेशन को शांतिपूर्वक और एक गर्मामय ढंग से चलाने की अपील करेंगी दोनों पक्षों से। तो कल विधानसभा सेशन शुरू होगा। 6 को टेबल किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल, लेकिन 6 को 11 बजे से जब यहाँ पर विधानसभा सेशन की कार्रवाई शुरू होगी उससे पहले कैबिनेट मीटिंग आयोजित की
की गई है और उस कैबिनेट मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट रखेंगे मुख्यमंत्री, जिसमें कैबिनेट की स्वीकृति ले ली जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 11 बजे से 6 फरवरी को जो विधानसभा सेशन की कार्रवाई शुरू होगी, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल है उसको टेबल किया जाएगा और अगले 1 या 2 दिन इस पर चर्चा हो सकती है। 8 को सेशन समाप्त होने की संभावना जताई जा रही है, तो 8 से पहले या 8 फरवरी को इस पर अंतिम तौर पर मुहर लग सकती है। यानी कि तो मतलब ये बड़ी जानकारी मेरे सहयोगी दे रहे हैं कि 8 तारीख से पहले इस पर एक जो अंतिम मोहर लगनी है वो तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सुनिंद्र प्रभा जानकारी के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि उत्तराखंड में 6 फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट विधानसभा में रखा जाना है और यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रदेश की जनता पर क्या नए नियम लागू हो सकते हैं वो समझिए। उत्तराखंड में 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट विधानसभा में रखा जाना है और जल्द ही प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है, जिसमें कुछ नए नियम और इस्लाम धर्म में चली आ रही कुप्रथाओं पर भी रोक लग सकती है। वहीं मुस्लिम धर्म गुरु का कहना है कि हमने अभी तक यूसीसी ड्राफ्ट को पढ़ा नहीं, लेकिन यदि उसमें कोई भी शरीयत के खिलाफ होगा तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे और इसके अलावा कुछ भी हो वो मंजूर है। नहीं, ये तो उनकी नीयत को वो खुद ही जानते हैं। हम नहीं कह सकते कुछ भी, वो क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ये वो जाने। हम तो अपना फैसला सुना सकते हैं का क्या है क्या नहीं। अभी तक हमने उसको पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर उसमें कुछ शरीयत के खिलाफ हुआ तो हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो, उसको 3 तलाक वलाक़ात उसको सबको बहस को छोड़ो, उसमें कोई भी बात अगर ऐसी होगी जो मज़हब इस्लाम के शरीयत मुहम्मदिया के ख़िलाफ़ होगी तो वो हमें तस्लीम नहीं है। इसके अलावा सबको सरनिगू है कि हम रजिस्टर मेंटेन करेंगे। पहले हमें शादी करने के लिए आज निकाह घर पर बैठकर हो जाता है, निकाह मस्जिद में बैठकर हो जाता है, कल निकाह करेंगे और निकाह कर फिर जाकर कोर्ट में जाकर रजिस्टर्ड कराएंगे। अननेसेसरी बर्डन, कोर्ट के ऊपर भी बर्डन, हमारे ऊपर भी बर्डन। तो वहीं IMIA के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस्लाम में कई चीजों के प्रावधान पहले से मौजूद है और उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। आज सबको लगता है कि इस कानून से सिर्फ मुसलमान परेशान होगा। सरकार भी हमेशा से, चाहे किसी की भी रही हो, वो कोशिश ये करती है कि सबकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, कदर किया जाए। और उसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, उसमें तमाम जितने सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, कि दूसरे धर्म के लोग हैं, हिंदू हैं, उन सब के लिए होगा। अब तो 6 फरवरी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यूसीसी में क्या है और इससे कितना फायदा है। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते आपको बताते हैं बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में है। इस बार ज्वाइनिंग करने वालों में कांग्रेस के वो नेता हैं जो पार्टी में मंत्री पद भी पा चुके हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का कुनबा जिस तरह से बिखरता जा रहा है या खाली होता जा रहा है, वो कांग्रेस के लिए परेशानी भरा हो सकता है। पिछले 3 महीने के अंदर बीजेपी ने कांग्रेस की कई सीनियर नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी ज्वाइनिंग प्रोग्राम के तहत अब तक बीजेपी कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षों से लेकर पार्टी की कई प्रभावशाली क्षेत्रीय नेताओं को पार्टी में शामिल करवा चुकी है। अब चर्चा है कि 5 तारीख को बीजेपी एक पूर्व मंत्री समेत कांग्रेस में नाराज चल रहे कई नेताओं की ज्वाइनिंग करवाने जा रही है। पार्टी की कोशिश है कि सीनियर लीडर को तोड़ा जाए और इसके लिए दिल्ली से लेकर देहरादून तक में मीटिंग चल रही है। हो सकता है कि उनकी सोच हो, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जो कांग्रेस के लीडर हैं, जो लगातार विकास के नाम पे कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे, लेकिन उनको जब देखा धरातल पे कुछ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इन 10 सालों में एक विकास के मुद्दों को लेकर लगातार चुनाव जीतते आ रही है, तो उनको लगता है कि हाँ, जो हमारा भविष्य है भारतीय जनता पार्टी के नजदीक रह के ही हमारा भविष्य बन सकता है। इस कारण वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा कहते हैं कि बीजेपी में वही लोग जा सकते हैं जिनको कांग्रेस में मलाई खानी नहीं मिल रही है। अब बीजेपी में वो मलाई काटना चाहते हैं। जब तक सत्ता में थे
तब तक लोग मलाइयाँ खा रहे थे, मंत्री के पद लेके बैठे थे, बड़े पद ले रखे थे, ओहदे ले रखे थे। और आज जब कांग्रेस सरकार में नहीं है, जिसमें कांग्रेस संघर्ष कर रही है, बीजेपी के गलत कामों का विरोध कर रही है, उस समय अपनी ही पार्टी को आंख दिखाने वाले लोग अंदर से क्या है इसको खुद समझा जा सकता। बहरहाल बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी मजबूत हो और कांग्रेस का कुनबा खाली। लेकिन कांग्रेस की चिंता है कि कैसे अपने असंतुष्टों को समेटे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हल्द्वानी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बनभूलपुरा के मालिक का बगीचा इलाके में अवैध मस्जिद मदरसे को प्रशासन ने सील कर दिया है और नगर निगम की ओर से आज होने वाली बुलडोजर कार्रवाई को प्रशासन ने रोक दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको इस समय की दे रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई यहां पर होनी थी, जिस पर रोक लगा दी गई है। मस्जिद मदरसा तोड़ने से पहले एक बार फिर से पक्ष को सुनेगा प्रशासन। आरोप है कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद मदरसा बनाया गया था, जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन कार्रवाई से ठीक पहले रोक लग गई है बुलडोजर कार्रवाई पर। हल्द्वानी के इसी इलाके में कुछ दिन पहले अवैध कब्जा हटाया गया था और अब वहीं गौशाला बनाई जानी है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं इसके विरोध में आ गई हैं। रिपोर्ट देखिए। सब सील करा दूंगा मैं, कागज नहीं निकालोगे, बता दे रहा हूं मैं। दादागिरी हो गई, करोड़ों की जमीन पे कब्जा कर रखा है, सरकारी जमीन पे। हल्द्वानी में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय और इन मुस्लिम महिलाओं के बीच की गहमागहमी एक गौशाला को लेकर है, जिसे नगर आयुक्त जवाहर नगर के उस नजाकत खान के बगीचे में बनाना चाहते हैं, जिसे भूमाफिया से नगर निगम ने 2 दिन पहले ही छुड़वाया है। लेकिन नगर निगम ने इस जमीन पर जैसे ही गौशाला का काम शुरू किया, आसपास की मुस्लिम महिलाओं ने विरोध का डंडा उठा लिया। इनकी मांग है कि यहाँ गौशाला किसी भी कीमत पर ना बनाई जाए, जबकि नगर निगम अस्थायी गौशाला बनाने का काम रोकने को तैयार नहीं। बकायदा नगर आयुक्त तो विरोध को एक साजिश का हिस्सा करार दे रहा है। और यहाँ गोवंश रहेंगे, गोवंश भी सुरक्षित होंगे, लोग भी सुरक्षित होंगे। सड़कों पर जानवर लोगों को मार रहे हैं, मुझे लगता है 100-150 जानवर यहाँ रखे जा सकते हैं, उनको हम रखेंगे। कुछ लोगों ने उनको भड़काया है, जो यहाँ पर पहले कब्जे की नीयत से लगातार इसको ज़मीन को बेचने का काम कर रहे थे। ऐसी मैंने गोपनीय जांच कराई, कुछ पुलिस के लोगों ने बताया, कुछ अन्य हमारे कर्मचारियों ने बताया कि महिलाएं जो वहाँ पर आई हैं विरोध करने के लिए, वो कह रहे हैं कि हमको तो ये बताया गया, हमको तो वो बताया गया। उनको कहा गया कि जानवर बहुत शोर मचाते हैं, उनसे बीमारियाँ फैल जाती हैं। दरअसल 2 दिन पहले ही नगर निगम ने भूमाफिया के कब्जे से ये 2 एकड़ का मैदान खाली करवाया था, लेकिन भूमाफिया अभी भी इस जमीन पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन नगर निगम 6 महीने के लिए अस्थायी गौशाला बनाकर इस मंसूबे पर पानी फेर रहा है। इसीलिए स्थानीय लोगों को मोहरा बनाकर भूमाफिया साजिश पर साजिश रच रहा है, ताकि मामले को कानूनी रूप से उलझाया जा सके। लेकिन नगर आयुक्त यहां अस्थायी गौशाला बनाने पर अड़े हुए हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पहाड़ों में आजकल आए दिन गुलदार घरों तक पहुंच रहे हैं और देर रात हवालाबाग क्षेत्र में लगे एक घर में सीसीटीवी कैमरे से गुलदार की चहलकदमी की जो तस्वीरें कैद हुई हैं, उससे पूरे इलाके में दहशत बनी हुई है। शिकार की खोज में गांव और घरों तक पहुंच रहे हैं ये गुलदार। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी कैमरा घर के बाहर जो लगा है, देखिए बहुत ही आराम से ये गुलदार चहलकदमी कर रहा है, जो लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। आसपास जो घर हैं, उन सब घरों में रहने वाले लोगों के लिए चिंता बढ़ गई है, दहशत बढ़ गई है कि अंधेरा होते ही कैसे वो बाहर निकल सकते हैं, कैसे उनके बच्चे बाहर निकल सकते हैं। रामनगर के सांवलदे की दुर्गा देवी को 28 जनवरी को बाघ ने अपना शिकार बना लिया था। ग्रामीण तब से बाघ को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमलावर बाघ पकड़ा नहीं गया है। ग्रामीणों में इसको लेकर रोष है। आज एक और जहां ग्रामीण सांवलदे में प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर ज्येष्ठ उप प्रमुख ने सेम लखलिया में दोपहर 2 बजे आत्मदाह की चेतावनी दी है। बुलेटिन में बात करेंगे मौसम के बदले मिजाज की। प्रदेश में बदला मौसम
और इस बदले मौसम का मिजाज जो है वो लोगों को पसंद भी आ रहा है, लेकिन लोगों की चिंताएं भी बढ़ा रहा है। आप दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देर रात से कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है और इलाकों में बूंदाबांदी भी जारी है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी इन इलाकों की बात करेंगे तो यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। आज मौसम केंद्र ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। तो ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है आने वाले दिनों में, मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ और ज्यादा बर्फबारी होगी पहाड़ी इलाकों में। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, मुखवा, हरकीदून, इन सब इलाकों के अलावा कई ऐसे और इलाके हैं ऊंचाई वाले गांव में जहां सुबह से लगातार बर्फबारी जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं। निचले क्षेत्र में बारिश हो रही है तो नीचे वाले क्षेत्र जो हैं ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़ गिर रही है और पूरे जनपद में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे पर सुखी से आगे लगातार फिसलन बनी हुई है। तो इस खबर को ध्यान से देखें और पूछताछ करने के बाद ही अगर आपको इन इलाकों में जाना है, बहुत ज़रूरी है आपका जाना, तभी आगे बढ़े, क्योंकि गाड़ियां फिसल रही हैं, छोटे वाहन आगे बढ़ने से रोके गए हैं। पर्यटक जो यहाँ पहुँच रहे हैं वो खुश हैं और यात्री पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर रोका गया है भारी बर्फबारी के चलते। उधर चमोली में बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हनुमान चट्टी से आगे रास्ता बंद है, जिसे खोलने का काम लगातार जारी है। बीआरओ की टीम यहां पर रास्ते को साफ करने का काम कर रही है। बर्फ आपको नजर आएगी, 4 से 5 फीट तक की ये बर्फ है, जिसको साफ करके वाहन यहां से गुजर सके, इस पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। हनुमान चट्टी के आगे हाईवे पूरी तरह से भारी बर्फबारी के चलते बंद पड़ा है। चमोली के ग्रामीण इलाके बर्फ से ढक चुके हैं, चारों तरफ बर्फी बर्फ दिखाई दे रही है, जिसके बाद ग्रामीण इलाकों की खूबसूरत तस्वीरें जो सामने आई वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चमोली के जोशीमठ विकासखंड और दसौली विकासखंड से सबसे ज्यादा बर्फबारी की जानकारी मिली। 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ गांव बर्फ से ढके हुए हैं। बर्फबारी की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित सड़क मार्गों पर छोटे वाहनों का चलना मुश्किल, जगह जगह पर बर्फ की मोटी चादर, सड़क से बर्फ को हटाने का काम जारी है। सुबह शाम के तापमान की अगर बात करेंगे तो भारी गिरावट दर्ज की गई है, पाला भी जम गया है और पुलिस ने भी सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की।